हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर 365 का देखने वाले हैं। ठीक है, 365 यानी कि पीटी। ठीक है, फिर से यहाँ हम लिख देते हैं पीटी 365। ठीक है, पीटी 365 ये ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट आज 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 3 एक आध पार्ट और लाएंगे, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बिफोर अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये किए हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी वनडे एग्जाम फैक्ट्री के चैनल पे मेरे अपलोड है, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। ये पूरे 1 ईयर्स का कंपाइलेशन होता है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होता है न्यूज में वो सारे इसमें कंपाइल किया जाता है। ठीक है, ये विजन आईएएस का ये 365 है, तो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 25 मई 2025, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम यूपीएससी का होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। देखिए, लोथल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये गुजरात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है, इसके विकास के यानी कि डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा, मंत्रालय पूछेगा। ठीक है, तो मंत्रालय आपको ध्यान में रखना है। दूसरा लोथल का है तो गुजरात में। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है ये पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो मंत्रालय कौन सा है? पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत। ठीक है, ये लोथल एक इसके तहत क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो है, इसके तहत ये लोथल के ऐतिहासिक महत्व यानी कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत ये विकसित किया जा रहा है। और कुछ जो है लोथल के ऐतिहासिक महत्व, जैसे कि खंबात की खाड़ी के पास भोगाव और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये अपन याद रखना है कहाँ पे स्थित है। तो खंबात की खाड़ी जो है ये हो जाएगा आपको ऐसे, गुजरात वाला पोर्शन, यहाँ पे खंबात की खाड़ी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन में, लाइक हम ऐसे बनाए आपको गुजरात का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खंबात का खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे है। ठीक है, देखिए, लोथल ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी के पास भोगाव और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है लोथल। ठीक है, विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीवाड़ा ड्राई डॉक के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो ड्राई डॉक के साक्ष्य, एविडेंसेस प्राप्त हुआ है। ये गोदीवाड़ा जो है 2400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, यानी कि 2400 ईसा पूर्व। लोथल में गोदीवाड़ा की खोज में उस अवधि के दौरान समुद्री जवार, पवन, समुद्री कारकों की भी जानकारी मिलता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की बात करें, एनएमएससी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, विश्व में सबसे समुद्री विरासत परिषद बनाना, प्रमुख परियोजना विरासत परिसर में विश्व स्तरीय लाइट हाउस, संग्रहालय, तटीय राज पवेलियन, समुद्री थीम वाला इको रिजॉर्ट आदि वगैरह शामिल है। ठीक है, भारत की समुद्री विरासत के बारे में हम लोग अगर बातें करें तो लगभग जो है 3000 से लेके 2000 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ समुद्री मार्ग में व्यापारिक इसका रिलेशन है। वैदिक युग की बात करें तो ये 2000 से 500 ईसा पूर्व है। समुद्री गतिविधि की बात करें तो सबसे प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में ये मिलता है, इसका उल्लेख। नंद और मौर्य युग जो है 500 से लेके 200 ईसा पूर्व। मगध राज नौसेना के विश्व के इतिहास दर्ज पहली नौसेना माना जाता है। ठीक है, सातवाहन राजवंश 200 ईसा पूर्व से लेके 220 ईस्वी तक ये जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। ठीक है, गुप्त राजवंश की बात करें तो 320 से लेके 500 ईस्वी तक इसके
शासन था। गुप्त शासकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाहों का विकास किया। यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित करने के भी मदद मिला। ठीक है, अब हम लोग मराठा से रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो मराठा जो है, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना ने 40 वर्षों तक पुर्तगाली और अंग्रेजों को रोक कर रखा था। किसने रखा था? तो मराठा साम्राज्य ने, शिवाजी ने। ठीक है, उन्होंने विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग जैसे ये तट वगैरह विकसित किए। ठीक है, कन्होजी अंग्रेज ने 1699 ईस्वी में मराठा बेड़े के शरखेल एडमिरल के रूप में पदभार संभाला और उन सभी किलों पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, जिसे मराठा नौसेना ने पराजय किया था। मराठा नौसेना जो था वो हरा दिया था, सिद्धियों को समर्पित करने पड़े थे इसके बाद जब हराया। तो दक्षिण भारत के कुछ राजवंश से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो चोल शासक जो है तीसरी यानी कि 13वीं शताब्दी में या फिर तीसरी से लेके 13वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार विकसित किया और भारतीय संस्कृति का प्रसार भी किया। पांड्य की बातें करें तो 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा है। रोम जो है मिस्र और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। मोती के व्यवसाय पियरल ऑफ फार्मिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। चेर साम्राज्य की बातें करें तो 12वीं शताब्दी में यूनानियों और रोमनों के साथ व्यापार किया गया था। व्यापार मार्गों के लिए मानसूनी हवाओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है, इस पे हम लोग थोड़ी सी देख ले। गोवा के मोक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन यानी कि नियोलिथिक एज रॉक क्रेवलिंग इन द गोवा मोक्सी विलेज। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दिया है कि गोवा के मोक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन प्राचीन नक्काशी, ये चट्टान जो है आज से लगभग 20 साल पहले जारमे नदी के सूखे तल के पास मेटा बेसाल्ट चट्टान में पाया गया। कौन सा नदी? तो जारमे नदी। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नदी का पेयर दे करके, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जेबू, बैल और मृग जैसे जीवों के अलावा पद चिन्हों और कैप्सूल की आकृतियां भी उकेरा गया है। कैप्सूल तो वास्तव में चट्टानों में मानव के द्वारा निर्मित कप के आकार के अर्धगोलाकार गड्ढे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। ठीक है, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल अपर पेलियोलिथिक पीरियड, भारत में सबसे पुराने शैल चित्र इसी काल के माने जाते हैं। इस चट्टानों पर यास्टी यानी कि छड़ी नुमा एस्टिक मानव आकृति के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जीवों की आकृति भी यहाँ पे मिला हुआ है। चित्र रेखा में यह हरे गहरे लाल रंग के है। ठीक है, कौन सा रंग के है? हरे गहरे लाल रंग के है। मुख स्थल की बात करें तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ज्वालामपुर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। तो मेसोलिथिक की बात करें तो भारत में सर्वाधिक संख्या प्राचीन शैलचित्र इसी काल में है। चित्रों में मानव के दृश्यों को प्रधानता है। मनुष्य को समूह में शिकार और सामुदायिक नेतृत्व करते हुए चित्रित किया गया है। यानी कि जो बहुत सारे उस समय मध्य पाषाण काल के जो लोग होते थे, एक ग्रुप बना करके शिकार करते थे, ग्रुप बना करके डांस वांस करते थे, उसका चित्रण वहां पे मिला हुआ है जो इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, जानवरों के प्राकृतिक शैली में मनुष्यों को शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया है। ठीक है, मुख्य स्थल क्या है? तो पचमढ़ी, आदमगढ़ पहाड़ियां, ये मध्य प्रदेश में है। नवपाषाण ताम्रपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस काल में चित्र जो बनता था वो मृदा भांड और धातु के उपकरणों को दर्शाया जाता था और इस चित्र में पहली तुलना में जीवंतता और आत्मीयता का अभाव था। यानी कि दोनों में जीवंतता और आत्मीयता का डिफरेंसेस देखा गया है। चित्रों में सफेद और लाल रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। रंगों को शायद हेमाटाइट चूना पत्थर की पीस कर तैयार किया जाता था। चित्रों में पुरुषों को अधिक साहसी और जानवरों को अधिक वयस्क प्रभावशाली दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रीकाकुलम। ठीक है, श्रीकाकुलम जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कह रहा है कि इतिहासकार जो है, शिक्षाविद, लेखक, विरासत के संरक्षण प्रति उत्साही लोग श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के भुलाई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास किया गया है। आरंभ में इसका नाम जो है चीकाकोल था।
इस नाम का इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यह भी कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, बाद में यह जो है गजपति शासकों के अधीन आ गया और इसके बाद जो है वेंगी के पूर्व चालुक्यों ने इस पर शासन किया। काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश जो है विजयनगर साम्राज्य के अधीन भी रहा था। इसके सांस्कृतिक स्थल से थोड़ा रिलेटेड हम लोग देखते हैं, तो सांस्कृतिक स्थल में बात करें तो बौद्ध स्थल सालीहुंडम और दंतपुरी। सालीहुंडम से बौद्ध धर्म सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा और पूर्वी देशों में फैला हुआ है। जैन धर्म की बातें करें तो तंग मयाकोंडा और रोटावालसा गांव, हिंदू मंदिर श्री मुखलिंगम, श्री कुरमम, अरसाविली, नौपाषाण कालीन गुफा, नदी जो है, पहाड़ियां वगैरह भी यहाँ पे दर्शाया गया है। कलिंग राजवंश के बारे में हम लोग बातें करें तो ये आधुनिक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिलता है। मौर्य विजय कलिंग 261 ईसा पूर्व के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर जब कब्जा कर लिए थे तो उस समय युद्ध के दौरान क्रूरता को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख शासक खारवेल 2री शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ के एक प्रमुख शासक जो होते थे, ठीक है, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक एक प्रमुख शासक था और वह जैन धर्म को सांस्कृतिक संरक्षण देने के लिए गुफाओं को उदयगिरी और खंडगिरी के निर्माण हाथी गुम्फा अभिलेख के प्रसिद्ध है। ठीक है, इस अभिलेख में खारवेल के शासन काल का विवरण भी मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में थोड़ी सी हम लोग देखते हैं, तो ये गुफा जो है 2 समीपवर्ती पहाड़ी यानी कि उदयगिरी खंडगिरी में स्थित है। ठीक है, जिनका मेंशन यानी कि जिसका डिटेल जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। ये गुफाएं कुमारी पर्वत श्रृंखला में बना हुआ है। उड़ीसा में शैलकृति गुफा परंपरा की सबसे प्राचीन उदाहरण है। इसका निर्माण जो है 2य शताब्दी से लेके आसपास मेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए कराया था। उदयगिरी की बातें करें तो ये गुफा जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रसिद्ध है। अभिलेख में खारवेल और अर्जित सैन्य अभियानों की इसमें उपलब्धियां उत्कीर्णन हुआ है, इसमें लिखा गया है, मेंशन है। ठीक है, अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, ये अभिलेख जो है कहाँ पे है तो ब्राह्मणी लिपि में है। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के नजदीक उदयगिरी में नया गुफा समूह भी मौजूद है। ये गुप्त काल के दौरान निर्मित वैष्णव गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइज, ये देखो उदयगिरी खंडगिरी गुफा। ठीक है, तो ये सारे जो है उदयगिरी खंडगिरी गुफा है, आप ध्यान से चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना में नए पुरातात्विक स्थल। ठीक है, यानी कि न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट इन तेलंगाना। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो रिसेंटली हाल ही में पुरातात्विदों ने तेलंगाना के नए पुरातात्विक स्थलों की खोज किया है और इस खोज में पुरातात्विक स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं तो ओरा गुट्टा। ठीक है, यानी कि ओरा गुट्टा यह लौह युग महापाषाण काल स्थित है। भद्रादी कोठागुमल जिले के गुंडाला में मंडल के दमारा टोगू में दमारा टोगू में 2 नए शैल कला स्थल मिले हैं। ठीक है, देवर्ल बंद मूला, यहाँ से केवल जानवरों के चित्र मिले हैं, मनुष्यों के या हथियारों के कोई चित्र नहीं मिला है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं जिन्होंने डोलमेनाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डोलमेनाइट सिस्टम जो है ये कुछ जो है युक्त सावधान संरचनाएं हैं जो कि अर्ध भूमिगत है। ठीक है, महापाषाण मेगालिथ के 3 मूल प्रकार है, तो क्या क्या है? ठीक है, युक्त कब्रें है, बिना कक्ष वाली कब्रें है, ऐसे महापाषाण जो कि स्वाधान से संबंधित नहीं है। ठीक है, स्वाधान से संबंधित का मतलब होता है कि ऐसा कुछ उसमें दफनाया गया वगैरह नहीं मिला गया। उस समय मानव अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और किसी विशेष आरक्षित वन में अस्थायी रूप से नहीं बसते थे। ठीक है, यानी कि इधर उधर जैसे कुछ दिन यहाँ रह लिए, कुछ दिन दूसरे जगह रह लिए, कुछ दिन ऐसे वो लोग रहते थे खानाबदोश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फनीगिरी तेलंगाना। फनीगिरी तेलंगाना ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो तेलंगाना के हेरिटेज विभाग ने, यानी कि हेरिटेज डिपार्टमेंट जो होता है, तेलंगाना के हेरिटेज डिपार्टमेंट पे सूर्यापेट जिले में, कहाँ पे तो तेलंगाना के एक सूर्यापेट जिला है, फनीगिरी स्थल का इक्ष्वाकु काल से संबंधित सिक्कों का भंडार की खोज किया गया। ठीक है, तो फनीगिरी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
फणिगिरी का अर्थ होता है सांप के फन के आकार की पहाड़ी। ठीक है, यह एक बौद्ध स्थल है, हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उत्खनन की बात करें तो ये कार्य के दौरान यहाँ से प्राप्त पुरावशेष महास्तूप, चैत्यगृह विहार, बोधिसत्व, आदमकद आदमकद, एस्टुको मूर्तियां सातवाहन व इक्ष्वाकु काल के ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख 2री-3वीं शताब्दी ईस्वी में मिला है। इस जगह के तोरण सजावटी प्रवेश के द्वार खोजी गई है, जिसे कि पैनल से पता चलता है कि महायान और हीनयान दोनों बौद्ध संप्रदाय साथ साथ रहते थे। बावीकुंडा मठ, तो बावीकुंडा मठ हम लोग देखते हैं थोड़ा। बावीकुंडा मठ बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में वर्षों में बजट की कमी के चलते बावीकुंडा स्थल रख रखाव और मरम्मत का बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत आंध्र प्रदेश में सालीहुंडम, थोटलकोंडा, बावीकोंडा, बोजनकोंडा, अमरावती, अनूप बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। बावीकोंडा बौद्ध मठ के बारे में हम लोग देखते हैं। बावीकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित है। बावीकोंडा नाम का इसका मतलब होता है कुओं की पहाड़ी के पहले स्थान पर कई कुएं हैं जहां वर्षा का जल जमा होता है। बावीकोंडा मठ जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके एक थेरवाद, हीनयान, बौद्ध धर्म और बौद्ध परिसर है, जिसमें कि महास्तूप, आचार्य विहार, चैत्यगृह, बौद्ध पद मंच और मन्नत स्तूप जैसी संरचनाएं निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्ति और पर्सनालिटीज वगैरह हम लोग देखते हैं। व्यक्ति यानी कि पर्सनालिटीज के बारे में बातें हो रही है, यानी कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज है जो बहुत ही ज्यादा पूरे एक साल के अंदर चर्चा में रहा है, उस पे हम लोग 365 का A to Z न्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, भगवान महावीर जैन, भगवान महावीर जैन। ठीक है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव, कितना तो 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। जैन धर्म की बातें करें तो इसकी उत्पत्ति जो है लगभग ऋग वैदिक काल में हुआ था। इसमें 24 महायान उपदेशकों तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे, जो 23वें पार्श्वनाथ और 24वें जो है वर्धमान महावीर थे। ठीक है, जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर से है। ठीक है, नेक्स्ट वर्धमान महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली यानी कि पटना के नियर अबाउट है वैशाली, वर्तमान में उत्तर बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के प्रधान थे। इनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा ये नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया था। 72 वर्ष की आयु में वर्तमान में राजगीर यानी कि पावापुरी के निकट इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं तो जैन धर्म जो है ये सत्य यानी कि असत्य नहीं बोलना कहता है। ब्रह्मचर्य यानी कि अविवाहित जीवन जीना है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा से दूर रहना, हिंसा नहीं करना। परिहार्ग मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना। कलेक्शन जो है ज्यादा एसेट्स वगैरह नहीं करना। अशिष्ट यानी कि चोरी नहीं करना। सम्यक श्रद्धा रखना है। जैन धर्म के त्रिरत्न में है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार। ठीक है, जैन धर्म के ईश्वर में विश्वास किया जाता है लेकिन उसका स्थान जीन से नीचे है। ठीक है, कर्म के सिद्धांतों को माना जाता है और आत्मा के देहांतरण को मान्यता दिया गया था। यह विश्वास किया गया कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा का विश्वास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध संगीतीय परिषद। ठीक है, तो प्रथम जो है संगीति जो है ये प्रथम 300 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। इसके अध्यक्ष जो है अस्तुल भद्र होते हैं और इसमें उपलब्धियां क्या क्या होता है तो भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया जाता है। फिर दूसरा संगीति जो है बौद्ध जैन संगीति, ये 512 ईस्वी में होता है। इसके स्थान वल्लाभी में होता है। वल्लाभी जो है ये गुजरात के वल्लाभी में है। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें हेडेड कौन करता है तो ये हो जाएगा देवरिदगिनी। ठीक है, देवरिदगिनी। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है, देख लीजिएगा।
भगवान महावीर के उपदेश को 11 अंगों में व्यवस्थित किया जाता है, इस रीति से संकलित किया जाता है क्योंकि उस समय 12वां अंग लुप्त हो गया था। ठीक है, इनकी उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। देवी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 से लेके 13 अगस्त 1995 यानी कि 13 मई 1725 में इनका सॉरी देवी अहिल्याबाई होलकर जो है ये 31 मई 1725 में इनका जन्म होता है। 13 अगस्त 1795 में इनकी देहांत हो जाता है और 300वीं जयंती के अवसर पर मालवा की होलकर रानी को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया गया। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर जो है 1725 से लेकर 1795 तक इनका लाइक बोले तो 1725 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1795 इनका जयंती है। ठीक है, जन्म जो है 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंडी गांव में होता है और इनका पिता का नाम जो है मनकोजी राव शिंदे है और पति का नाम जो है खंडे राव होलकर। ठीक है, ससुर का नाम है मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक थे। ये पेशवा बाजीराव का एक अधिकारी थे और चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की मालवा में तैनात किए जाते थे। मालवा की रानी की बातें करें तो वे अपने ससुर की मृत्यु यानी कि 1766 में जब उनकी मृत्यु हो जाता है ससुर का, तो इनके पति की मृत्यु यानी कि 1767 के बाद में मालवा की शासिका ये बनती है और उनके पति 1754 में कुंबेर के युद्ध में मारे जाते हैं। कितने ईस्वी में? तो 1754 में कुंबेर के युद्ध में मारे जाते हैं। इन्होंने अपने दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर, तो दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? मतलब कि इस लाइक बोले स्टेप सन, यानी कि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, उसको पाला पोसा जाता है, फिर उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, उसको सारे अपना संपत्ति सौंपा जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप सन। ठीक है, यानी कि दत्तक पुत्र कहते हैं। तो तुकेजी राव होलकर इनके जो दत्तक पुत्र हुआ करते थे वो तुकेजी राव होलकर, और होलकर जो है ये मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र हैं क्योंकि इनके पति का नाम है मल्हार राव होलकर। ठीक है, और ये सेनापति नियुक्त किया जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इनके योगदान पे थोड़ा देख लेते हैं। मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है, उस पर थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की भी पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अरब सागर के किनारे गुजरात तट पर सोमनाथ मंदिर का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी जो है 1024 ईस्वी ने हमला किया था। इसके बाद से इस पर दिल्ली के सुल्तान 1297 ईसा पूर्व से लेके 1394 ईसा पूर्व तक, औरंगजेब 1706 ईसा पूर्व से लेके औरंगजेब 1706 ईस्वी में भी हमला किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का उल्लेख जो है अल-बरूनी ने करता है और कला को संरक्षण यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना, सांस्कृतिक विद्वान खुशाली राम और मराठी कवि मोरोपंत और साहिर अनंत फंदी को अपने दरबार के संरक्षण दिया था। मोरोपंत जो है उन्होंने रामायण और महाभारत के राजनीतिक टीका पुराणों पर आधारित बहुत सारे कई आख्यान और आर्यभट्ट की केकावती जैसी की रचनाएं लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शाहरी अनंत फंदी। वे लावनी और पोवाड़ा की रचना के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक विकास, उन्हें महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था। सती प्रथा, अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने भील और गोंड जनजाति और निचली जनजातियों को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया। इन्हें आर्थिक और एक मुख्य सुव्यवस्थित कर प्रणाली को लागू किया और साम्राज्य में महेश्वर और इंदौर व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बनाए। और महेश्वर के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प के मामले में भौगोलिक जीआई टैग भी दिया गया। होलकर राजवंश के बारे में थोड़ी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो मराठा संघ जो होता है ये होलकर राजवंश मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है,
कुछ अन्य प्रमुख राजवंशों में शामिल जो थे वो है नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि होलकर राजवंश के जो शासक होते हैं मल्हार राव द्वितीय, ये 1811 से लेके 1833 तक। ये तीसरे आंग्ल मराठा की बात करें तो 1817 से 1819 में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। महिदपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय को हार के बाद 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और इसके साथ ही इस संधि के तहत होलकर और अंग्रेजों के बीच संबंधों में निर्धारित हो गया था। ठीक है, इस संधि के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ये चर्चा में है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ क्यों चर्चा में है? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल स्टेशन के नाम बदल करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ करने का फैसला किया है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा जान ले। कह रहे हैं कि नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जो है 1803 ईस्वी में इनकी जन्म होती है, 1865 तक ये इनका कार्यकाल वगैरह जो भी सारा था। ठीक है, 1865 में इनकी डेथ हो जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक जीवन इनके जन्म नाना जगन्नाथ शंकर सेठ का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड में एक ब्राह्मण परिवार में होता है और इनके पिता का नाम जो है शंकर मुरकेट था। माता की नाम की बात करें तो भवानी बाई मुरकेट था। ठीक है, आदर्श का परवाह और व्यापारी परोपकारी सर जमशेद जी भोय से बहुत प्रेरित है। ठीक है, इनके प्रमुख योगदान से रिलेटेड हम लोग देखें तो योगदान क्या क्या रहा है, तो मुंबई के वास्तुकार, इन्होंने बॉम्बे में इमारतों, सड़कों, मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजना का नेतृत्व करते हैं। शिक्षा संग्रह, शिक्षा के संरक्षण और उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की थी। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। उन्होंने बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना करते हैं। कालांतर में यह स्कूल एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित होता है। सांस्कृतिक और विरासत, उन्होंने भायखला में डॉक्टर भाऊ दाजी लाट संग्रहालय का भी बढ़ावा देने के साथ साथ भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेलवे परियोजना में उस समिति का हिस्से थे जो कि 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर और ठाणे के बीच जो ट्रेन चलता है, पहली ट्रेन। ठीक है, इस ट्रेन परियोजना के विकास से संबंधित था। राजनीतिक योगदान में हम बातें करें, ये बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय भी थे। इसके साथ ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई एक भारतीय सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, विरासत और प्रभाव से रिलेटेड हम लोग देखें तो अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर गौडगिल ने आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में दादा भाई नौरोजी और जस्टिस रनाडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी को प्रभावित किया था। ठीक है गाइज, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से आपको पता है कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स, इसके स्टैटिक पोर्शन से हिस्ट्री में लगभग यूपीएससी में आप देखते हैं कि लगभग क्वेश्चन जो होता है 5 से 7 क्वेश्चन अप्रोक्स रहता है। तो आप 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये तो न्यूज में है, तो न्यूज वाला तो पूछेगा नहीं, लेकिन इसके जो बियॉन्ड स्टैटिक दिया है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का 100% चांस रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, जितना मरतबा एटलीस्ट सुन लेते हैं ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बाद कौन सा चाहिए। ठीक है, ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे। तो केंद्र सरकार ने दयानंद सरस्वती को 20वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर तक चलने वाले समारोह को निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। दयानंद सरस्वती का जन्म जो होता है 1824 में होता है और इनका यानी कि ये डेथ कर जाते हैं 1883 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दयानंद सरस्वती जो है वे एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात के मोरबी में हुआ था। इनका मूल नाम मूलशंकर है। इन्होंने 1860 में स्वामी विरजानंद के सानिध्य में रहते हुए मथुरा में
पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं। इनकी कुछ साहित्यिक रचना है, उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख ले तो कह रहे हैं कि सत्य प्रकाश की रचना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। इनकी हिंदी में रचना भी हुआ है। वेद भाष्य भूमिका या वेदों पर उनकी टीका का परिचय भी था। वेद भाष्य या अजुर्वेद पर संस्कृत में वैदिक भाष्य भी लिखते हैं। इसके साथ ही दयानंद सरस्वती का दर्शन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख ले। वैदिक विचारधारा इन्होंने मानव निर्मित कर्म कांड मूर्ति पूजा विरोध किया था। इसके साथ ही वैदिक विचारधारा पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किए थे। वेदों पर परम सत्य को स्वीकार किए। इन्होंने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धांतों की वापसी पर जोर दिया। इसके साथ ही वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। धर्म का प्रचार इन्होंने किसी भी प्रकार के पक्षपात मुक्त सत्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा की बातें करें तो ये दावा करते थे कि जाति वंशानुगत नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव पर निर्भर होना चाहिए। हालांकि जाति संस्था का पूरी तरह से विरोध नहीं किया था, लेकिन इन्होंने इसके भीतर महत्वपूर्ण सुधार की वकालत जरूर करते हैं। ठीक है, छुआछूत प्रथा के खिलाफ भी ये आवाज उठाते हैं। वैदिक शिक्षा की वकालत करते हैं। महिलाओं की शिक्षा दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह विधवा महिलाओं के बहिष्कृत स्थिति में रहने के विरोध भी करते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान भी चलाया। इसके साथ ही शिक्षा का भार राज को उठाना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में भी काम किया। शिक्षा प्रणाली के पूर्ण बदलाव की शुरुआत हुआ। इसके साथ ही इसके उद्देश्य जो है भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्यापक के लिए अद्वितीय पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। राजनीति की बातें करें तो दयानंद सरस्वती के राजनीतिक दर्शन के दो केंद्रीय विचार होते हैं। पहला होता है प्रबुद्ध राजशाही, दूसरा जो होता है तो ये प्रबुद्ध राजशाही विचार है या अवधारणा है जिसे कि मनुस्मृति में उधार लिया गया है। इसका अर्थ होता है ऐसी राजशाही जो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित हो। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें तो कुछ हद तक विरोधाभासी धारण निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि लोकतंत्र से संबंधित है। सामाजिक आंदोलन यानी कि गोरक्षा आंदोलन, शुद्धि कार्यक्रम शुरू किए थे। शुद्ध आंदोलन के उद्देश्यों में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और इस्लाम धर्म अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, स्वराज का विचार इन्होंने 1876 में पहली बार स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का उपयोग इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियन के रूप में करने का श्रेय जाता है इनको। और इसके साथ ही आगे चलकर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी के नेताओं ने भी इस्तेमाल इनके शब्दों को किए और धर्म आधारित तर्क देते हुए अंग्रेजों की आलोचना किया। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय व्यवस्था के उदाहरण प्रस्तुत किए। कई देश के राजाओं होते थे जो इनसे बात वगैरह करते थे। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी के लिए प्रेरित भी किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज 1875 में वैदिक स्कूल खुलता है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और संविधान को लाहौर में अंतिम रूप दिया था। यह एक एकेश्वरवाद, हिंदू व्यवस्था और अनुष्ठानिक कर्मकांडों, सामाजिक हट धर्मिता को नकारती है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना। क्रीनवंतो विषया मार्वेयम, आर्य साम्राज्य का नारा, इसका अर्थ है कि विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते चलो, अर्थात संसार को मनुष्यों के रहने के लिए सभी तरीकों से सर्वोत्तम स्थान बना दो। ठीक है, यह पहला हिंदू संगठन है जिन्होंने हिंदू में धर्मार्थ का समावेशन किया था। आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की बातें करें तो सार्वभौमिकता के विचार पर आधारित है। शुद्ध ज्ञान का स्रोत ईश्वर है। कार्यों को नैतिकता औचित्य अनिवार्य है। अज्ञात अंधकार को ज्ञान की किरण आवश्यक दूरी करती है। इनके द्वारा कहा जाता है आर्य समाज ने बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल कॉलेज खोला हुआ है, अनाथालय वगैरह खोले। 1886 जैसे ही आता है तो उस समय लाहौर में पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी खोला गया था। इसके साथ ही 1892 में आर्य समाज गुरुकुल, रूढ़िवादी कॉलेज समूह, सुधारवादी
उग्र सुधारवादी विभाजन हो गया। इसके साथ ही जो रूढ़िवादी गुट के जो थे स्वामी श्रद्धानंद थे और उग्र सुधारवादी गुट के नेता जो है लाला हंसराज थे। यह विभाजन इस बात को लेकर के होता है कि किसी भी भाषा का बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार का भोजन परोसा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ये भी बहुत चर्चा में रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन बन सकता है और सीधी सी बात है कि जब क्वेश्चन बनेगा तो आपन गलत करके नहीं आना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पॉइंट पॉइंट से लोग छट जाते हैं ना, तो आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं इसे पूरा कंप्लीट करा ही रही हूँ। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इसके नजदीकी अवस्थित शिलाओं पर उत्कीर्ण तिरुवल्लुर प्रतिमा स्थल की यात्रा की है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जन्म 1863 ईस्वी में होता है, इनकी डेथ हो जाता है 1902 ईस्वी में। ठीक है, इनके जन्म की हम लोग बातें करें तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम होता है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभिभावक की हम लोग बात करें तो पिता जो है, इनके पिता यानी कि इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता भुवनेश्वरी देवी। आध्यात्मिक गुरु इनके श्री राम कृष्ण होते हैं। प्रमुख शिष्या जो है मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिका थी। ठीक, ये कितनी बार क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में सब बार पूछ चुका है स्टेटमेंट बना के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। इसका निर्माण 1970 में किया गया था। यह माना जाता है कि यह वही जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने एक बार अध्ययन किए। ये जगह लैकोडीव सागर से घिरा हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में मिलता है। यह भी माना जाता है कि यह शिला जो है यानी कि ये जो पत्थर है देवी कन्याकुमारी के भगवान शिव से प्रार्थना किए थे। ठीक है, योगदान और विरासत के बारे में हम लोग देखें तो वेदांत दर्शन का प्रचार, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है और अद्वैत, विशेष द्वैत तीनों दर्शन सम्मिलित है। शिकागो विश्व धर्म संसद 1893 ईस्वी में इस धर्म संसद में दिए गए हैं कि भाषण ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया। बाद में ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में लोकप्रिय हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इस मिशन के तहत सामाजिक कार्य, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज संचालन संलग्न ये सारा ओपन किया जाता है। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना। 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाते समय उनकी मुलाकात जो है जमशेदजी टाटा से हुआ और उन्होंने जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्था IISc की स्थापना के लिए प्रेरित किए। इसकी स्थापना फिर जो है 1909 में बेंगलोर में होता है। अच्छा, रतन जी टाटा, हाल ही में इनका डेथ हुआ है, तो ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में क्वेश्चन संभावना है बनने की। ठीक है, VBI है, तो इससे डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है VBI। ठीक है, देखिए श्री रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम होता है। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति लोकोपकारक श्री रतन टाटा 1937 में इनकी जन्म होती है। 2024 में इनका निधन हो जाता है। इनके अनुकरणीय औद्योगिक नेतृत्व में उपलब्धियां क्या क्या है? तो ये नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 5 बिलियन यानी कि $5 बिलियन से बढ़ा करके $100 बिलियन से अधिक हो गया और यह समूह भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इन्होंने दुनिया के सबसे कियाफती कार यानी कि टाटा नैनो लॉन्च किए। पेटा इंडिया रतन टाटा को उनकी विनिया कॉन्सेप्ट कार में वीगन यानी कि वीगन इंटीरियर के उपयोग के लिए काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन्हें कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण को बढ़ावा देना। पुरस्कार पद्म भूषण इनको 2000 ईस्वी में मिलता है, पद्म विभूषण 2008 में मिलता है। अनसर्ट एंड यंग इंटरप्रेन्योर यानी कि इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में इनको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो पुरस्कार सम्मान अवार्ड बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। भारत रत्न पुरस्कार तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह,
M. A. स्वामीनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को मिला है? पीवी नरसिम्हा राव 1, चौधरी चरण सिंह 2, M. S. स्वामीनाथ 3, लाल कृष्ण आडवाणी 4, कर्पूरी ठाकुर 5, 5 आदमी को मिला है टोटल। ठीक है, देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्तियों के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नाम की सिफारिश किसी व्यक्ति को यह सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है और इसके साथ ही कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती है। सम्मान की बात करें तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता सम्मान के रूप में एक पदक और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सदन प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस सम्मान के तहत किसी भी प्रकार के मौद्रिक राशि नहीं दिया जाता है। स्थापना की बात करें तो स्थापना भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। विनियमन की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 18(1) में ये मेंशन है कि सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल 17 में जो भी उपाधि मिलता था उसका अंत कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये मेंशन है कि ये नहीं इस आप जैसे भारत रत्न मिलता है तो नाम के आगे या पीछे आप नहीं लगा सकते हैं। हालांकि सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न सम्मान से प्राप्तकर्ता शब्दावली इस्तेमाल कर सकता है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले आरंभिक व्यक्ति पहली बार सम्मान 1954 में चक्रवर्ती राजागोपालाचारी को मिला था। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। यह सम्मान दूसरे देशों के नागरिकों को भी दिया जाता है। मदर टेरेसा को भी मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला जैसे विदेशियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आरंभ में यह सम्मान व्यक्तियों के मनोप्रांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत दिया गया था। मरणोपरांत व्यक्तियों को भी यह सम्मान दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा? 1966 से। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करें, इस पे बातें करें तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति प्रथम खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकतम 3 पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे 2004 में आप देखें कि 5 आदमियों को मिला है। ठीक है, 1999 में 5 और 4 व्यक्तियों को भी रत्न सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, भारत रत्न पदक का डिजाइन की हम लोग बात करें तो आकार लेख एक पदक का डिजाइन पीपल के पत्ते जैसा होता है, जो ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ सूर्य की चमकदार आकृति, नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित होता है। दूसरा भाग में पदक के दूसरे भाग में भारत राज चिन्ह अशोक स्तंभ उत्कीर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये सूरज के रोशनी प्रकाश जो है इसमें ऑलरेडी है, और दूसरा जो है अशोक स्तंभ उत्कीर्ण जो है वो भी मेंशन है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ठीक है, सामग्री भारत रत्न पद पर लगा प्रतीक सूर्य किनारा प्लेटिनम से बने होते हैं, जबकि लेख चमकदार कांस्य से तैयार किया जाता है। इसका निर्माण पदक का निर्माण जो है कोलकाता की अलीपुर टकसाल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका स्थापना स्टॉकहोम के स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन ने किया था, और इन पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम इच्छा यानी कि उनकी वसीयत नामे 1895 के आधार पर हुआ था। कौन किस किस श्रेणी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो भौतिक में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा, फिजियोलॉजी, शांति पुरस्कार के लिए दिया जाता है। पुरस्कार देने वाली संस्था कौन कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इसके साथ ही स्वीडिश के एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन भी ये संस्था देती है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन भी देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है। तो नोबेल डिप्लोमा विशिष्ट कलात्मक
प्रस्तुति नोबेल मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई की लेखिका हांगकांग हांगकांग प्रमुखता कृतिया द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्टर्स ऑफ द ग्रीस लेंसस के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है जापान के रहने वाले संगठन निहोन हिंदाक्यो को मिला है। ठीक है, प्रमुख कार्य यानी किस कार्य के लिए मिला है? परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास से मिला है। इसके साथ ही अन्य नोबेल पुरस्कार को संबंधित नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी चर्चा में है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ी हम पानी पी ले, अभी पानी की बोतल उधर है, चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। 1954 में स्थापित किया गया था। इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है। पद्म पुरस्कारों के 3 श्रेणियां होती है। पद्म विभूषण, ये असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो होता है उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म श्री जो है विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार कला, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल जैसे अलग अलग विषयों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आमतौर पर ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अत्यधिक योग होने की स्थिति में सरकार व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा कर सकती है। ठीक है, ये सरकार को अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये चिकित्सा, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल जैसे अलग अलग विषयों को क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, इसलिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुरस्कार अपने नाम के आगे अंत या उपाधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुभव पुरस्कार। तो अनुभव पुरस्कार क्या है, ये भी चर्चा में है, इस पे देख लेते हैं। 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। अनुभव लेखन अर्थात सेवानिवृत्त यानी कि जो जॉब से रिटायर हो गए हैं उन लोगों को सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार कर्मचारी पेंशनभोगी अनुभव पोर्टल और अनुभवों को साझाकरण पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा साझा किए गए अनुभव के आधार पर भविष्य में सुशासन, प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस को साझा करना पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड। क्या होता है? वीरता पुरस्कार। तो राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ को जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दिया है। वीरता पुरस्कार में हम लोग थोड़ा देख ले तो पुरस्कारों को वरीयता क्रम में परमवीर चक्र सेकंड पे आता है, अशोक चक्र थर्ड पे आता है, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र चौथे नंबर पे आता है, वीर चक्र 5वें नंबर पे, शौर्य चक्र 6ठे नंबर पे। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा की बात करें 2 बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों समय दिया जाता है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की शुरुआत 1950 में किया गया था। अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 1952 में शुरू हुआ था। 1967 में इसका नाम बदल करके अशोक चक्र, कीर्ति और चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, ये साल 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में हम लोग देखें तो 1954 में यह स्थापित किया गया था और स्टेट अवार्ड इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्षों में पुरस्कार में 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और 2 उत्कृष्ट प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत पदक प्रदान किए जाते थे। लेकिन इस पुरस्कारों को प्रबंधन 1973 से फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा कर रहा है। पुरस्कार निर्मित 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्म के लिए, गैर फीचर फिल्म के लिए, सिनेमा और सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। मोस्टल फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ यह पुरस्कार भारत के उस राज्यों को दिया जाता है जिसे कि फिल्म उद्योगों के लिए विकास को बढ़ावा देने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। ठीक है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलीज अवार्ड। ठीक है,
वर्साइलीज अवार्ड। तो ये हम लोग देखते हैं भारत का सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय और स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय क्या है, ठीक है। ये पुरस्कार के बारे में यूनेस्को ने 2015 में प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है, यानी 2015 से दिया जा रहा है, ठीक है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया जाता है। इस श्रेणियों में पुरस्कार को 24 वैश्विक टाइल्स के वर्गीकृत किया गया है, जिसे कि हवाई अड्डे परिसर, यात्री स्टेशन, संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह। इस परियोजना का विनिर्देश परियोजना अभिनव रचनात्मक स्थानीय विरासत को दर्शाने वाले परिस्थितियों के रूप में कुशल और सामाजिक संपर्क की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की आधारिक सूची में शामिल स्थापत्य इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। इसके साथ ही स्थापत्य परियोजना पारिस्थितिकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। ये पुरस्कार का महत्व जो है, पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य लिविंग परिवेश लिविंग इन्वायरमेंट को खूबसूरत और बेहतर बनाने की प्राथमिकता की भूमि उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग ये भी देख ले यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान किया गया था। विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो 5 यानी कि जिसमें शामिल है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, कंजर्वेशन, संरक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिटी, समुदाय। इसके मुख्य भूमिका है, यह किसी भी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेता है। यह विश्व धरोहर कोष का उपयोग करता है, निर्धारित करता है कि सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है या नहीं। ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल संपदाओं को संरक्षण की स्थिति में रिपोर्ट को जांच करता है। इसके सदस्य जो होते हैं कन्वेंशन के पक्षकार देशों के 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनमें आम सभा और 6 वर्षों के लिए भी चुना जाता है। भारत को 2021-2025 के लिए विश्व धरोहर समिति में सदस्य चुना गया था। प्रमुख भागीदारी की बात करें तो ICCROM सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देता है और ICOMS जो है इसकी स्थापत्य भूक्षेत्र लैंडस्केप आधारित धरोहरों के संरक्षण संवर्धन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 2001 के गुजरात के भूकंप पीड़ितों के याद में निर्मित एक संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में किया गया था। 2001 में गुजरात के आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 थी, जिसका केंद्र भुज था, ठीक है। यानी कि 7.9 जो था काफी हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है। फोकस केंद्र पे ये मतलब 7.9 जो है रिएक्टर स्केल पे मापा गया था। इसकी स्थान की बात करें तो स्मारक भुजियो डूंगुर पहाड़ी गुजरात पर स्थित है, जहां पर भुजियो किला भी स्थित है, ठीक है। जहां पे भुजियो किला भी स्थित है, जिसे रोआ गोडजी ने 1723 ईस्वी में भुज की रक्षा के लिए बनवाया था। किले का नाम भुजुंग नाग सर्प मंदिर के नाम पे रखा गया है। मियावाकी दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी वनों में से एक संग्रहालय में स्थित है। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीर मियावाकी के द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति तेजी से विकास जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आसपास विभिन्न प्रकार के देश वृक्ष लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो दादा साहेब पुरस्कार, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे हर साल फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के के जन्म के अवसर पर शताब्दी वर्ष के समानता किया गया था। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता एक स्वर्ण पदक और एक कमल पदक, एक शॉल और एक नगद पुरस्कार देकर के वर्तमान में 10 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। कुछ अन्य दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम बातें करें तो सत्यजीत रे 1985 में स्टार्ट किया गया था। अमिताभ बच्चन 2018 में इनको मिला था। रजनीकांत को 2021 में मिला था। वहीदा रहमान खान को
वहीदा रहमान को 2023 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रही जनजाति, यानी कि ट्राइब वगैरह के बारे में अगर हम लोग बातें करें। गाइड लगभग वीडियो 1 घंटा का तो रिकॉर्ड हो चुका है। ट्राइब ट्राइब देखते हैं हम लोग। लूशाई जनजाति, कोन्याक जनजाति, नयासी जनजाति, ब्रूस समुदाय, तिवाना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। कल हम लोग एक पार्ट और लेके आएंगे जो लास्ट हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो कल जो है, क्योंकि ज्यादा लंबा लंबा हो जाएगा ना वीडियो, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि शॉर्ट बनाइए वीडियो। सुर्खियों में रही जनजाति यानी ट्राइब इन न्यूज हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड मेरा वीडियो गाइज अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू एस्पायरेंट है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिनको हेल्प हो सकती है, देखो आप ऐसे 365 या फिर करेंट अफेयर्स, द हिंदू मैगजीन सब पढ़ते होंगे, ये सारे न्यूज़ भी आप लोग पढ़ा होगा, लेकिन 365 होलिस्टिक वे में कवर करने का मतलब होता है कि आप एक ही जगह से जितने भी पढ़े हैं होलिस्टिक वे में रिवीजन हो जाए। आप सपोज करो कि कोई खाना बना रहा है कोई, तो उस समय ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। पढ़ते पढ़ते थक गए तो ऑनलाइन मोड में ईयरफोन लगा के जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है सुन लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स आपको पता है, ये जो करंट अफेयर्स होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए भी होता है। ठीक है, जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, सभी के लिए, या फिर एसएससी हो गया, या फिर बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइज हम यही कहेंगे कि यदि मेरा चैनल न्यू है एंड मुझे सजेशन भी आप लोग कमेंट में दे सकते हैं कि मतलब पढ़ाने के तरीका में सुधार करो, केवल फैक्चुअल बताओ या पूरा डीपली जैसे बताती हूँ वैसे बताओ, या फिर एमसीक्यू आप लेकर के आओ, आप हर चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, ये चैनल आप लोग का है ना, और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे किस टाइप से आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरा नया नया चैनल है एंड मेरे से जितना लाइक बोले, मतलब मेरे पास सिस्टम तो है नहीं, मैं ऐसी फ़ोन में ही करके एडिट करके अपना जो भी अपना डाल के करती हूँ। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस कि वीडियो कैसा लगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप लोग क्या कौन सा 365 का मैंने ऑलरेडी लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी बाकी है, इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन बाकी है, साइंस एंड टेक बाकी है, सोशल इश्यूज बाकी है। तो आप इसके बाद कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को भी पढ़ना होता है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।